हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाउस लॉ की। गाउस लॉ बच्चों, गाउस लॉ क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे और बोर्ड पैटर्न के हिसाब से इसके कितने एप्लीकेशंस हैं, उन एप्लीकेशंस में भी हम वन बाय वन उनके डेरिवेशंस की बात करने वाले हैं यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल गाउस लॉ। गाउस बच्चों एक साइंटिस्ट था जिसने बताया कि भाई कोई भी सरफेस है, ये मैंने कोई भी एक आर्बिट्ररी सरफेस ले ली, इस सरफेस में हमने कंसिडर कर लिया कि भाई टोटल चार्ज एनक्लोज्ड है वो है समेशन क्यू। टोटल एनक्लोज्ड चार्ज इज समेशन क्यू। सो अकॉर्डिंग टू गाउस दैट टोटल आउटवर्ड फ्लक्स और टोटल फ्लक्स coming out of this surface means phi is equal to net charge enclosed by that surface divided by electric permittivity in vacuum। क्लियर बच्चों? सो गाउस ने यहाँ पर फ्लक्स और चार्ज एनक्लोज्ड में रिलेशन दिया कि भाई कितना चार्ज किसी सरफेस में एनक्लोज्ड है। इन दोनों में यहाँ पर एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया जिसको हम बोलते हैं गाउस लॉ। सो अगर इसके स्टेटमेंट की बात करें तो वापस से समझो दैट अकॉर्डिंग टू गाउस टोटल फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एनी सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। क्लियर बच्चों? सो फाई इज इक्वल टू आ गया आपका समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? सो ये इसका एक फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन वैक्यूम। तो ये यहाँ पर जो हमने फ्लक्स की बात करी है ये हमने बात करी है वैक्यूम में। अगर हम बात करें मीडियम में तो बच्चों मीडियम में ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इन मीडियम फाई एम इज इक्वल टू समेशन क्यू। अब चार्ज तो जितना एनक्लोज्ड है उसका तो मीडियम पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो चार्ज तो पहले जितना था उतना ही चार्ज अब रहेगा यहाँ पर। और अब हम इसको डिवाइड कर देंगे बाय परमिटिविटी ऑफ मीडियम मींस एप्सिलॉन। सो मीडियम में कितनी परमिटिविटी होगी उससे हमने यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिया। देखिए अब एप्सिलॉन नोड एंड एप्सिलॉन आर में हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है, वो क्या होता है? दैट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन मीडियम इज इक्वल टू क्या हो गया? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन वैक्यूम इनटू रिलेटिव परमिटिविटी। सो समेशन क्यू, चलिए इसको हमने कह दिया समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट इनटू एप्सिलॉन आर। सो अभी देखिए यहाँ पर हम दोनों में रिलेशन इस्टेब्लिश करें तो ये तो क्या है? वैक्यूम में तो है समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट और यहाँ पर क्या है? समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। तो इन दोनों में रिलेशन क्या हो गया? समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट की जगह हम प्लेस कर दें फाई मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन वैक्यूम। तो देखिए भाई फाई एम इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर? फाई अपॉन एप्सिलॉन आर। सो ये एक रिलेशन होता है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ ले अगर 1 मार्क में, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि किसी भी मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है वो हमेशा वैक्यूम से कम होगी। और कितनी कम होगी? रिलेटिव परमिटिविटी से कम होगी। एप्सिलॉन आर से वो डिक्रीज हो जाएगी भाई यहाँ पर। क्लियर बच्चों? तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि आपका मीडियम जो है वो अगर मेटल हो मीन्स इफ देयर इज मेटेलिक मीडियम, अगर मेटेलिक मीडियम की हम बात करें, इफ देयर इज मेटेलिक मीडियम देन अब मेटेलिक मीडियम के केस में एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। क्लियर? सो एप्सिलॉन आर की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई। तो देखिए फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर? फाई एम की वैल्यू, फाई एम इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट इनटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर की जगह जैसे ही आपने इनफाइनाइट रखा सो समेशन क्यू अपॉन इनफाइनाइट क्या हो गया? 0। सो उस सिचुएशन में फाई एम इज इक्वल टू 0। इट मीन्स टोटल फ्लक्स कमिंग आउट थ्रू दैट मेटल इज ऑलवेज 0। क्लियर? तो ये रिलेशन आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है बच्चों? इसी के साथ देखिए हम एक बात और यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे कई बार सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछ लेता है आपको कि भाई कोई एक रेक्टेंगुलर रूम है। किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर? कोई एक रेक्टेंगुलर रूम है,
ये हमने कह दिया भाई कोई एक रेक्टेंगुलर रूम है, ठीक है। इस रेक्टेंगुलर रूम में हमें बोल दिया कि भाई 10 डाइपोल्स हैं, 10 इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं। तो बताइए भाई यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में क्या ध्यान रखना है कि जब भी हमें यहाँ पर बात करनी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो हमें पता होना चाहिए नेट चार्ज जो उस सरफेस में बाउंड है, एनक्लोज चार्ज। तो यहाँ पर अब डाइपोल्स हैं, तो चाहे 1 डाइपोल हो, चाहे 100 डाइपोल हो, चाहे 1000 डाइपोल हो, 1 डाइपोल का नेट चार्ज होता है 0, क्योंकि इनका नेचर कैसा होता है, इक्वल एंड अपोजिट। सो प्लस माइनस Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस माइनस Q3, तो नेट चार्ज मीन्स समेशन Q कितना हो गया है यहाँ पर 0, तो समेशन Q की वैल्यू 0, और समेशन Q की वैल्यू 0 होते ही फाई की वैल्यू क्या हो गई 0। सो सीधा यहाँ पर आपको एक कंक्लूजन ध्यान रखना है दैट इफ एनी नंबर ऑफ डाइपोल्स आर एनक्लोज्ड इन एनी क्लोज सरफेस, एनी नंबर चाहे कुछ भी हो सकते हैं, 1 से लेके कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पर कितने भी डाइपोल किसी क्लोज सरफेस में एनक्लोज हों, उससे नेट फ्लक्स हमेशा क्या होगा 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि नेट चार्ज उस सरफेस में क्या होगा 0 होगा। क्लियर बच्चों। तो ये था हमारा गाउस लॉ। तो गाउस लॉ में जो मुद्दे की चीज़ है वो हमें क्या ध्यान रखनी है यहाँ पर, दैट गाउस लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर क्लोज्ड सरफेसेज। किन के लिए अप्लाई होगा, ये क्लोज सरफेसेज के लिए अप्लाई होगा। क्लियर बच्चों। तो ये हमें यहाँ पर बेसिक चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखिए गाउस लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म की अगर मैं बात करूं, तो गाउस लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म क्या हो गई। देखिए एक तो अभी अपन ने पीछे रिलेशन जब हमने बात करी थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अलग से, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने रिलेशन पढ़ा था, और वो रिलेशन क्या था, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये हमने रिलेशन पढ़ा था। क्लियर बच्चों। तो ये हमने फ्लक्स का एक जनरल फॉर्मूला दिया था, जिसमें हमने सरफेस की कोई बात नहीं करी थी कि ये क्लोज है या ओपन है। अब यहाँ पर गाउस लॉ में हम बात कर रहे हैं दैट इट इज़ ओनली वैलिड फॉर क्लोज सरफेसेज। सो यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा सिर्फ क्लोज्ड सरफेसेज का। तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन के सिंबल पर एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं जो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर क्लोज्ड इंटीग्रल को। इस सिंबल का मतलब क्या हो गया, क्लोज्ड इंटीग्रल, मतलब उस क्लोज सरफेस में जितना क्लोज्ड अमाउंट है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड उसके एरिया के इंटीग्रेशन का, उसी को हम यहाँ पर क्या करेंगे, समेशन करेंगे या ऐड करेंगे। तो क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू, और अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा यहाँ पर गाउस लॉ में, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया भाई समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो भाई ये रिलेशन होता है मैथमेटिकल गाउस लॉ के लिए, क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बच्चों। सो दिस इज द मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ गाउस लॉ। तो कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लेता है 1 मार्क में, राइट डाउन द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ गाउस लॉ। तो वहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ लिख देते हैं फाई इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपको पूरा लिखना है, क्योंकि फाई इसके भी इक्वल होता है और फाई इसके भी इक्वल होता है, तो हम इन दोनों को भी इक्वली प्लेस कर सकते हैं यहाँ पर। क्लियर बच्चों। तो इस तरीके से ये हमने बात करी गाउस लॉ की। अब हम बात करेंगे गाउस लॉ के एप्लीकेशंस की। तो एप्लीकेशंस के लिए सबसे पहले हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है बेटा कि सबसे पहली चीज़ किन के लिए, क्लोज्ड सरफेसेज के लिए अप्लाई होगा। ठीक है। अगर कोई सरफेस क्लोज नहीं है तो हम क्लोज सरफेस किस तरीके की सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, सिमेट्रिक क्लोज्ड सरफेस हम सेलेक्ट करेंगे। क्लियर बच्चों। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि भाई गाउस लॉ के एप्लीकेशन जब भी हम स्टडी करेंगे तो वहाँ पर हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ तो कि सरफेस हमारी क्लोज होनी चाहिए, और अगर क्लोज सरफेस नहीं है तो हम एजम्पशन लेंगे, वहाँ पर कंसिडर करेंगे सिमेट्रिक क्लोज्ड सरफेस। सिमेट्रिक से मतलब कि वो चार्ज जैसे भी किसी भी शेप में प्लेस्ड है तो उसको इस तरीके से हमें सिमेट्री में कंसिडर करना है कि वो उससे हर एक पॉइंट की पोजीशन कैसी रहे, फिक्स रहे। क्लियर बच्चों। तो ये हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो गाउस लॉ का जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, चलिए उसकी बात करते हैं हम। तो बच्चों गाउस लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन है किसी भी वायर के लिए जिसकी लेंथ हो इनफाइनाइट
और उस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सिमेट्रिकली, उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है यूजिंग गाउस लॉ। तो हम बात करते हैं, क्या स्टडी करने वाले हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट वायर। क्लियर बच्चों? सो वी आर गोइंग टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर है जिसके लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर? सो बच्चों बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इनफाइनाइट वायर के लिए। तो देखिए बड़ा ही सिंपल सा डेरिवेशन है, स्टेप बाय स्टेप आपको समझते चलना है। हमने बात कर ली कि भाई ये हमारे पास कोई एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, इनफाइनाइट लेंथ है, इसकी डायमेंशंस इसकी हमने ले ली, भाई इनफाइनाइट है। क्लियर बच्चों? और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। हमने कह दिया कि भाई इस वायर पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप नेगेटिव भी ले सकते हो, पॉजिटिव भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फ़र्क पड़ जाएगा डायरेक्शन का। तो हमने कह दिया भाई इस वायर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर बच्चों? तो ये हमने यहाँ पर कंसिडरेशन ले लिया। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर किसी लेंथ में है, तो हमने डिस्कस किया था कि भाई चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जब भी लेंथ में होता है तो वहाँ पर हम बात करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी की। किसकी बात करते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी की। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने बोल दी यहाँ पर कि चार्ज तो कितना है यहाँ पर प्लस क्यू, और इसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। क्लियर बच्चों? चलिए अब इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाई इस कंडक्टिंग वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की नेट डायरेक्शन क्या होगी, उसको फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हमने बात करी यहाँ पर कि भाई ये हमारा कोई एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, इसमें मैंने कोई भी 2 पॉइंट्स आर्बिट्रेरी ले लिए। क्लियर? तो मैंने मान लिया भाई यहाँ पर मैं एक पॉइंट तो कोई ये कंसिडर कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एक कोई पॉइंट कंसिडर कर लिया, और दूसरा पॉइंट मैं ले रहा हूँ यहाँ पर कहीं। ठीक है? और मेरे को इसकी लेंथ पता नहीं है, तो उसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है। तो ये 2 पॉइंट्स हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिए, और ये 2 पॉइंट कुछ इस तरीके से कंसिडर किए कि भाई ये एक जो थर्ड पॉइंट है ये इन दोनों से एकदम सिमिलर डिस्टेंस पे हो। क्लियर? या हम इसको यूँ कह सकते हैं कि हमने कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया और उससे सिमिलर डिस्टेंस पे अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2 स्मॉल चार्ज एलिमेंट ले लिया। स्मॉल चार्ज एलिमेंट का मीन कि भाई इतनी बड़ी लेंथ में अगर टोटल क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इस छोटी लेंथ में स्मॉल चार्ज ही होगा। क्लियर है बच्चों? तो उसको हम बोलते हैं स्मॉल चार्ज एलिमेंट। तो यहाँ पर हमने कह दिया कि भाई इसमें जो स्मॉल चार्ज है वो हो गया डी क्यू, और यहाँ पर भी जो स्मॉल चार्ज है वो हो गया डी क्यू। क्लियर बच्चों? हमने कह दिया कि भाई ये वाला जो पॉइंट है जिसको हमने मिड पॉइंट लिया है ये हो गया पॉइंट ओ, इस वाले को हमने कह दिया यहाँ पर पॉइंट ए, एंड इस वाले को हमने कह दिया पॉइंट बी। क्लियर? सो देखिए बच्चों हमने क्या कहा कि भाई यहाँ से यहाँ तक की ये वाली डिस्टेंस भी सेम है और यहाँ से यहाँ तक की ये वाली डिस्टेंस भी सेम है। तो हमने कह दिया कि भाई ये वाली डिस्टेंस भी कोई L है और यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस भी L है। क्लियर? अब देखिए बच्चों इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर आगे कि भाई अब ये स्मॉल पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से हमें क्या निकालना है यहाँ पर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो चलो वही हमने कंसिडर कर लिया यहाँ पर कि भाई वो पॉइंट जो है वो मैं इस O पॉइंट से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस r पे मैं ले रहा हूँ कि भाई r डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, और ये पॉइंट हमने क्या कंसिडर कर लिया, P, कि भाई ये पॉइंट है आपका P। क्लियर बच्चों? अब देखिए
अब इस dq चार्ज की वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो ये dq चार्ज क्या हो गया, पॉइंट चार्ज हो गया। और पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं कि भाई उस चार्ज से जिस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है वहाँ पर हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। क्लियर। अब ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस dq है, तो इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम चार्ज। तो ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कि भाई अवे फ्रॉम चार्ज मतलब ये डायरेक्शन होगी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अब स्मॉल चार्ज है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कैसी होगी, स्मॉल होगी, तो हमने DE से रिप्रेजेंट कर दिया। सिमिलरली ये भी प्लस dq चार्ज है और इसके लिए भी P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो इसको भी हमने क्या किया, ये पॉइंट P से मिला दिया। पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, अवे। तो बच्चों यहाँ तक बड़ी ही सिंपल हमने प्रोसेसिंग की है यहाँ तक कि भाई कोई भी इनफाइनाइट लेंथ का वायर था, उसमें कोई हमने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट O कंसीडर कर लिया, जिससे हमने सिमिलर हाइट पे अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने क्या कर लिए, स्मॉल चार्ज एलिमेंट्स dq कंसीडर कर लिए। क्लियर बच्चों। और हमने कह दिया कि भाई इस पॉइंट O से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P, जहां पर इस कंप्लीट वायर के लिए हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो dq A पॉइंट पे और B पॉइंट पे दोनों स्मॉल चार्ज एलिमेंट है और पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट है, इसलिए हमने कह दिया भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज DE होंगी, सिमिलर होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर A से P की डिस्टेंस और B से P की डिस्टेंस भी सिमिलर हैं और चार्जेज DQ की वैल्यू भी कैसी है, सिमिलर। क्लियर बच्चों। तो अब देखिए, अब पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू डिफरेंट डायरेक्शंस में हो गई, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, रिजल्टेंट चाहिए। तो हमने देखिए यहाँ पर क्या बात करी, देखिए OP डिस्टेंस R के इक्वल है, ऊपर वाले राइट एंगल ट्रायंगल में भी और नीचे वाले में भी कॉमन हो गई ये साइड। और हमें पता है कि OB और OA डिस्टेंस जो है वो भी सिमिलर है, L हमने इनकी सेपरेशन को कंसिडर किया यहाँ पर। तो BP और AP भी यहाँ पर कैसे हो गए, सेम, ये भी हमने बात करी। इसका मतलब यहाँ पर ये जो बनने वाले एंगल्स हैं ये भी कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। तो अगर मैं कंसिडर करूँ कि भाई ये वाला एंगल मेरा फाई है, तो ये डाउनवर्ड एंगल भी क्या होगा, फाई होगा। क्लियर बच्चों। अब हमें यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में इसको ब्रेक करना है, तो भाई ये एंगल फाई, तो इसके अपोजिट एंगल ये वाला भी फाई, और इसका अपोजिट एंगल बन गया ये, तो ये वाला भी फाई। क्लियर। तो कर दीजिए बच्चों, कंपोनेंट्स में ब्रेक करें इसको हम, तो ये तो हो गए वर्टिकल कंपोनेंट्स। इस DE का वर्टिकल कंपोनेंट हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में DE साइन थीटा, इस DE का वर्टिकल कंपोनेंट हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में DE साइन थीटा। क्लियर। चलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया ये इस डायरेक्शन में DE कोस थीटा, और इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया इस डायरेक्शन में DE कोस थीटा। क्लियर। तो बच्चों ये बड़ा सिंपल सा डायग्राम हमारा बन गया। इस डायग्राम को देखने से ही आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं दैट यहाँ पर DE साइन थीटा एंड DE साइन थीटा बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट। तो इक्वल एंड अपोजिट हो गए तो वाई डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गई, 0। इट मीन्स हमने यहाँ पर बात करी दैट EY इज इक्वल टू क्या हो गया, DE साइन थीटा माइनस DE साइन थीटा। तो ये वाली वैल्यू तो क्या हो गई यहाँ पर, 0। एंड EX की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, X डायरेक्शन में देखिए, इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी कंपोनेंट प्लस X डायरेक्शन में, इस वाले के लिए भी प्लस X डायरेक्शन में। सो दोनों सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इन दोनों के समेशन से मिलेगा। तो ये क्या हो गया यहाँ पर DE कोस थीटा प्लस DE कोस थीटा। तो मैं डायरेक्टली लिख दूँ यहाँ पर 2DE कोस थीटा। अच्छा, अब हमें यहाँ पर जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो ये है कि हमें यहाँ पर x डायरेक्शन में 2DE कोस थीटा नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि भाई इस वायर से नेट किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो ये वायर देखिए हमने ऐसे कंसीडर किया है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर मीन्स ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यहाँ पर इस फर्स्ट डेरिवेशन का यहाँ पर जो कंक्लूजन है वो ये निकल के आता है यहाँ पर दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स
क्लियर बच्चों। और या हम इसको क्या कह सकते हैं, और परपेंडिकुलर टू द वायर, क्या डायरेक्शन होगी इसकी, वायर से परपेंडिकुलर टू द वायर। क्लियर बच्चों। तो ये हमने यहाँ पर बात करी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी इनफाइनाइट लेंथ के स्ट्रेट वायर के लिए क्या होगी, ऑलवेज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट इट इज ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। क्लियर। सो ये हमने बात करी है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। चलिए अब हम बात करते हैं आगे इसमें, ये फर्स्ट डेरिवेशन इस पार्ट में जो हमने किया है इनफाइनाइट वायर के लिए, ये फर्स्ट डेरिवेशन हम रिप्रेजेंट करते हैं टू शो डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम बात करते हैं इसका जो मेन डेरिवेशन है उसकी। तो मेन डेरिवेशन के लिए अभी हमने बात करी थी कि भाई गाउस लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा हम बात करते हैं क्लोज्ड सरफेसेज के लिए। तो यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं कि भाई ये हमारा इनफाइनाइट लेंथ का वायर था, क्लियर, जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ये हमने कह दिया कि भाई ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। इसके लिए चार्ज डेंसिटी अभी हमने बात करी थी, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इस चार्ज के सराउंडिंग में सिमेट्रिक सरफेस की कंसिडरेशन लेंगे। तो भाई अगर ये हमारा स्ट्रेट लाइन में चार्ज है तो इससे अगर मैं r डिस्टेंस पे इधर कैलकुलेट करना चाहूँ, r डिस्टेंस पे इधर कैलकुलेट करना चाहूँ, तो r डिस्टेंस पे इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही आना चाहिए। क्लियर। इसका मतलब इस वायर को मैं सेंटर पे रखते हुए एक ऐसी सरफेस को यहाँ पर इमेजिन करूँगा जो इस कंप्लीट चार्ज को कवर कर ले। तो भाई ऐसी सरफेस, ऐसी क्लोज सरफेस कौन सी होगी, सिलेंडर। क्लियर बच्चों। तो हमने क्या किया यहाँ पर, इसके सराउंडिंग में एक सिलेंड्रिकल सरफेस को कंसीडर कर लिया, जो कि कैसे प्लेस किया हमने, सिमेट्रिक। मतलब ये जो वायर पे चार्ज है, ये वायर वाला चार्ज कहाँ पर रहेगा, उसके सेंटर पे। तो लो भाई ये हमने बात कर ली यहाँ पर कि ये हमने इस तरीके से एक सिलेंडर कंसीडर कर लिया जिसकी रेडियस है r। इसका मतलब ये हो गया कि भाई इस चार्ज से मैं अगर यहाँ पर इस सरफेस पे कैलकुलेट करूँगा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही आएगा, और इस सरफेस पे करूँगा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही आएगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्लियर बच्चों। तो हमने क्या बात करी कि भाई ये हमने r रेडियस का एक सिलेंडर कंसिडर कर लिया जिसकी हाइट है बच्चों h। इस सिलेंडर की हाइट है h हाइट का ये हमने सिलेंडर कंसिडर कर लिया। क्लियर। अब इस h हाइट के सिलेंडर में हमने कहा कि टोटल चार्ज कितना एनक्लोज है, समेशन q। क्लियर। तो भाई लैम्डा h और समेशन q में सबसे पहले रिलेशन देख लीजिए यहाँ पर। तो हमने कहा, हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ी हुई है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, टोटल चार्ज इन पर यूनिट लेंथ। मतलब जितना भी चार्ज है उसको अगर हम कंप्लीट लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगी उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो लैम्डा इज इक्वल टू आ गया समेशन q अपॉन, अब लेंथ कितनी होगी, इस वायर की लेंथ कितनी है, जितनी हाइट का हमने सिलेंडर कंसीडर किया है, इट मीन्स h। और हमने चार्ज कितना कंसीडर किया है यहाँ पर q, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, q अपॉन h। तो ये हमें मिल गई यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू। क्लियर बच्चों। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, भाई इस सिलेंडर की वजह से यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, ये हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए देखिए, अभी मैंने पीछे एक डेरिवेशन किया था, वापस से समझा रहा हूँ मैं। उस डेरिवेशन का मेन पर्पज़ क्या था, सिर्फ और सिर्फ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालना, और उसकी जो मैथमेटिकल वैल्यू है वो निकल के आएगी इस वाले डेरिवेशन से। तो गाउस लॉ में हम यहाँ पर दो डेरिवेशन कर रहे हैं, यहाँ पर इनफाइनाइट वायर के लिए और इनफाइनाइट शीट के लिए भी आगे हम करेंगे, उनमें भी दो डेरिवेशन होंगे। तो फर्स्ट डेरिवेशन यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। और सेकंड डेरिवेशन में हम बात करते हैं उसके लिए मैथमेटिकल वैल्यू की, या उसके लिए फॉर्मूले की बात करते हैं, भाई उसकी क्या वैल्यू होगी। तो देखिए भाई, इस सिलेंडर में हमारे पास यहाँ पर क्लोज सरफेसेज कितनी बन गई, ये सिलेंड्रिकल सरफेस हो गई, इसमें 3 सरफेस बन गई क्लोज। एक तो ऊपर सर्कुलर, एक नीचे सर्कुलर, और एक बीच वाली सरफेस बन गई। क्लियर बच्चों। तो ये एक बीच वाली सरफेस, ये भी क्लोज है, एक नीचे वाला सर्कल भी क्लोज है, ऊपर वाला सर्कल भी क्लोज है। तो यहाँ पर 3 क्लोज सरफेस बन गई। तो हमारा जो नेट फ्लक्स है वो
3 डिफरेंट सरफेस से पास होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन तो हमेशा ही इस वायर से परपेंडिकुलर होगी। तो अगर मैं इस तरफ राइट साइड में कैलकुलेट करना चाहूँ तो देखिए भाई, इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये इस तरफ, बीच वाले से भी इसी तरफ, परपेंडिकुलर की बात करी थी अभी हमने, और ऊपर वाली सरफेस से भी इसी तरफ। क्लियर बच्चों? अब हम बात करते हैं यहाँ पर, चलिए इन सरफेसेस को मैं नाम दे देता हूँ। ऊपर वाली सरफेस को मैंने बोल दिया कि भाई ये वाली सरफेस है S1, बीच वाली सरफेस को बोल दिया S2 और बॉटम वाली सरफेस को मैंने बोल दिया S3। क्लियर बच्चों? 3 डिफरेंट सरफेसेस हमने यहाँ पर कंसिडरेशन में ले ली। तीनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है और सिमिलर डायरेक्शन में है। क्लियर? अब हम बात करते हैं तीनों के लिए एरिया वेक्टर की। तो तीनों के लिए एरिया वेक्टर देखिए, एरिया वेक्टर के लिए हमने बात करी थी भाई, एरिया वेक्टर क्या होता है? किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया। जैसे बोर्ड है, ये बोर्ड रेक्टेंगुलर है, इसका एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड है दिस वे, हॉरिजॉन्टल वे में, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? इससे वर्टिकल, मतलब या तो वर्टिकली आउटवर्ड्स या वर्टिकली इनवर्ड्स। क्लियर बच्चों? तो सेम चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब अगर ये बोर्ड मेरा ऐसे था, इसको मैं यूं कर दूं तो अब इसका एरिया वेक्टर क्या हो गया? या तो वर्टिकली इस डायरेक्शन में या वर्टिकली इनवर्ड्स डायरेक्शन में। क्लियर बच्चों? तो सेम इसी तरीके से इन तीनों सरफेसेज के लिए आपको एरिया वेक्टर देखना है। अगर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई तो आप इजीली आगे डेरिवेशन को कर पाओगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ S1 सरफेस की। तो S1 क्या है? सर्कल। ये इस तरीके से सर्कल हो गया, तो इसका एरिया वेक्टर, जैसे मेरी उंगली रोटेट कर रही है वैसे इसका एरिया डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इसका एरिया वेक्टर क्या हो गया? या तो वर्टिकली अपवर्ड्स या वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो हमने ले लिया भाई इसका एरिया वेक्टर, DA वेक्टर हमने कह दिया, ये हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर बच्चों? सिमिलरली बीच वाली सरफेस पे देखिए, इसका कंप्लीट एरिया वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में हो जाएगा, तो इसके लिए एरिया वेक्टर हो गया इसी डायरेक्शन में। और जो थर्ड सरफेस है, थर्ड सरफेस वापस से सर्कुलर है, तो इसका एरिया वेक्टर भी कैसा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से परपेंडिकुलर डायरेक्शन। क्लियर बच्चों? तो ये हमने बात कर ली यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर तीनों सरफेसेज के लिए। अब हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पर गाउस लॉ। तो यूजिंग गाउस लॉ, गाउस लॉ आपने जैसे ही अप्लाई किया, गाउस लॉ क्या कहता है? क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट DA वेक्टर इज इक्वल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही होता है बच्चों। तो अब हमें क्लोज इंटीग्रल करना है E डॉट DA का, तो यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल होगा इन 3 डिफरेंट सरफेसेज के लिए, मतलब S1, S2 और S3। तो तीनों के लिए अलग अलग E और DA को हमें क्या कर देना है? यहाँ पर ऐड कर देना है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ S1 सरफेस के लिए, क्लोज इंटीग्रल ऑफ S1 सरफेस। इस सिंबल का मतलब क्या हो गया? क्लोज इंटीग्रल, और नीचे मैंने S1 लिखा है, इसका मतलब S1 सरफेस के लिए क्लोज इंटीग्रल S1। देखिए S1 सरफेस में E और DA इनके बीच में एंगल क्या है? परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री हो गए। तो हमने कह दिया यहाँ पर EDA cos 90। क्लियर बच्चों? प्लस अब हम बात कर रहे हैं क्लोज इंटीग्रल S2 सरफेस के लिए। तो S2 सरफेस में एंगल बताइए, EDA दोनों सिमिलर डायरेक्शन में है, तो cos 0 प्लस S3 सरफेस में वापस से एंगल कितना है? 90 डिग्री, तो ये हो गया EDA cos 90। क्लियर बच्चों? और ये इक्वल हो गया, इक्वल टू किसके इक्वल हो गया? ये समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो समेशन Q, अब देखिए हमें यहाँ पर लैम्डा के रेस्पेक्ट में आंसर चाहिए, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया? समेशन Q अपॉन H। तो समेशन Q की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो समेशन Q इज इक्वल टू लैम्डा H। तो समेशन Q की जगह मैं यहाँ पर डायरेक्टली प्लेस कर रहा हूँ लैम्डा H, और डिनोमिनेटर में क्या है? एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बच्चों? तो ये रिलेशन हमने यहाँ पर ले लिया कहाँ से? गाउस लॉ से। अब देखिए S1 सरफेस के लिए हमने बात करी, एंगल कितना है? 90, तो cos 90 की वैल्यू 0। इसका मीन क्या हो गया? ये कंप्लीट वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर? 0। सिमिलरली यहाँ पर भी cos 90 है, ये भी कंप्लीट वैल्यू क्या हो गई? 0। तो यहाँ पर बच गया क्या? S2 सरफेस के लिए। इसका मतलब इस केस में कंप्लीट जो
इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कहाँ से पास करेगा, सिर्फ और सिर्फ मिडल सरफेस से या एस टू सरफेस से। तो हमने कहा यहाँ पर और क्लोज इंटीग्रल एस टू ई डी ए कोस जीरो की वैल्यू 1 ई डी ए इज इक्वल टू लैम्डा एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बच्चों, हमें ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ई को मैंने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया और एस टू सरफेस के एरिया को इंटीग्रेट कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस एस टू किसका, एरिया का, डी ए बचा है यहाँ पर, इज इक्वल टू लैम्डा एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चलिए भाई, एस टू सरफेस सिलेंडर में इस मिडल सरफेस का एरिया क्या होता है, सिलेंडर का टोटल एरिया आप जानते हो क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सर्कुलर तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, और बीच वाली सरफेस का कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर इसकी सरकमफ्रेंस तो कितनी हो गई 2 पाई आर और हाइट कितनी हो गई h, तो इस सरफेस का एरिया कितना होता है 2 पाई आर इंटू एच। क्लियर बच्चों, तो हमने यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल एस टू डी ए की जगह क्या प्लेस कर दिया 2 पाई आर एच, तो ये आ गया e इंटू 2 पाई आर एच इज इक्वल टू लैम्डा एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए बच्चों यहाँ पर h से h कैंसिल आउट, क्लियर, तो ये E इज इक्वल टू आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये रिलेशन बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। इसको हम और रीअरेंज करें तो देखिए 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ गया ये रिलेशन, 2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया E इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू किसके इक्वल होती है, के इक्वल होती है। तो E इज इक्वल टू क्या आ गया ये, E इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन आर। सो दिस इज द डिजायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। क्लियर बच्चों, वेक्टर फॉर्म में हम बात करें तो वेक्टर फॉर्म में हमने कह दिया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द पोजीशन वेक्टर आर कैप। क्लियर बच्चों, तो अगर E और R में यहाँ पर आपसे ग्राफ बनवाए, ग्राफिकल रिलेशन आपसे पूछ ले तो E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया अभी R के, हुआ कि नहीं हुआ। तो हमने y एक्सिस पे ले लिया E और x एक्सिस पे ले लिया R, और E और R में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ आता है कुछ इस तरीके से। क्लियर बच्चों, सो दिस इज द ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोजीशन वेक्टर ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। क्लियर बच्चों, तो बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन है, बिल्कुल आपको पजल्ड नहीं होना है। वापस से मैं रिपीट करता हूँ, गाउस लॉ में हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इसके लिए हम 2 डेरिवेशंस कर रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट डेरिवेशन हम करते हैं टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो वो अभी हमने बात करी पीछे। वहाँ से हमने देखा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो होगी वायर से परपेंडिकुलर। कैसी होगी, वायर से परपेंडिकुलर, चाहे कैसे भी हमने वायर को प्लेस किया हुआ है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। फिर सेकंड जो डेरिवेशन है उसमें हम कर रहे हैं यहाँ पर गाउस लॉ के एप्लीकेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैथमेटिकल रिलेशन हम फाइंड कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या कंसीडर कर लिया, एक सिमेट्रिक सरफेस ले ली। किससे सिमेट्रिक, उस लीनियर चार्ज से सिमेट्रिक। तो इसके सिमेट्रिक सरफेस हमने कंसीडर कर ली सिलेंडर, और वो चार्ज हमने कंसीडर कर लिए इसके मिड पॉइंट पे या इसके सेंटर पॉइंट पे। क्लियर बच्चों, इस सिलेंडर की हाइट आपने ले ली h और रेडियस ले ली कोई भी आपने r, ठीक है, कि ये r पोजीशन पे हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। रेडियस कितनी बोली थी अभी मैंने, r रेडियस लेनी है इसकी। तो ये हमने बात कर ली सिलेंडर में। इसके बाद हमने बात करी यहाँ पर कि इस सिलेंडर में क्लोज सरफेसेज कितनी होगी। तो सिलेंडर में क्लोज्ड सरफेसेज कितनी हैं, 3 हैं। 2 तो सर्कुलर हो गई और एक मिडल कर्विकल शेप हो गई। तो 3 डिफरेंट सरफेसेज के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसके लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हमेशा कैसी होगी, इस वायर से परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर ले लिया हमने तीनों सरफेसेज के लिए। एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द सरफेस। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सरफेस कैसी भी हो, सर्कुलर होगी, सर्कुलर से भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया,
स्क्वायर हो, रेक्टेंगुलर हो, कैसे भी हो, उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया को हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। तो ऊपर वाली सर्कुलर, नीचे वाली सर्कुलर, तो इनसे एरिया कैसा होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ये एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, तो एरिया वेक्टर हो गया वर्टिकल, क्लियर। और बीच वाले में एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया अलोंग द सरफेस इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो एरिया वेक्टर हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्लियर बच्चों। अब हमने यहाँ पर बात करी कि भाई 3 डिफरेंट सरफेसेज हो गई, तो यहाँ पर गाउस लॉ अप्लाई करने पर जो क्लोज इंटीग्रल हम करेंगे E.dA का, वो भी तीनों डिफरेंट सरफेसेज के लिए होगा। तो हमने कह दिया S1 सरफेस के लिए क्लोज इंटीग्रल, S2 के लिए और S3 के लिए, और ये टोटल वैल्यू इक्वल हो गई समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर बच्चों। तो समेशन Q की जगह क्या आ गया, लैम्डा H, कहाँ से निकाला हमने, लैम्डा इज इक्वल टू होता है समेशन Q अपॉन H, क्लियर। तो समेशन Q इज इक्वल टू आ गया लैम्डा H, तो ये आ गया लैम्डा H अपॉन एप्सिलॉन नॉट। S1 और S3 सरफेस के लिए cos 90 की वैल्यू 0, तो ये दोनों तो कंप्लीट 0 हो गए, बच गया क्या यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल S2 E.dA, और E को आपने ले लिया बाहर, तो S2 सरफेस के लिए कंप्लीट एरिया कितना हो गया 2 पाई RH, तो E इंटू 2 पाई RH इज इक्वल टू लैम्डा H अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और H से H कैंसिल हो गया, तो E इज इक्वल टू आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, या इसको हम रीअरेंज करके कह सकते हैं E इज इक्वल टू 2K लैम्डा अपॉन R। अब देखिए भाई, यहाँ पर कईयों के दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने सिलेंडर की हाइट H ही क्यों ली, वायर तो हमारा इनफाइनाइट लेंथ का है। तो भाई कहीं ना कहीं हमें इसके सराउंडिंग में एक सिमेट्रिक सरफेस कंसीडर करनी है, तो हमें किसी न किसी हाइट का, चाहे वो हाइट कितनी भी हो, उसका एक सिलेंडर कंसीडर करना ही होगा। लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उस देखिए सिलेंडर की हाइट से इंडिपेंडेंट है, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि भाई सिलेंडर आपने किस हाइट का लिया है, ये खाली हम यहाँ पर इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए एजम्पशन लेते हैं यहाँ पर, क्लियर बच्चों। तो ये E इज इक्वल टू आ गया 2K लैम्डा अपॉन R, क्लियर। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही सिंपल सा डेरिवेशन है गाउस लॉ का। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारी इनफाइनाइट कंडक्टिंग एंड इंसुलेटिंग दोनों शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, उसके लिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं।